हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास केमिस्ट्री डेस्क। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरएस नोमेनक्लेचर के बारे में। इसको कभी कभी आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? तो कॉन्फ़िगरेशन सिंपली मीन्स थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और group of atoms is called as the basically configuration. Now the point is कि RS configuration हम लोग यूज कहां पे करते हैं? तो basically used in two types of formulas. First formula is wedge and dash formula, and second one is फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली वेज एंड डैश फॉर्मूला की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम लोग कैसे बात करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर के लिए। लेकिन द पॉइंट इज कि यार ये वेज एंड डैश फॉर्मूला क्या होता है, कैसा दिखता है? तो फॉर एग्जांपल अब हम लोग बात करेंगे वेज एंड डैश के लिए। बस एक हिंट के तौर पे बता रहा हूं, वेज एंड डैश फॉर्मूला, ठीक है? तो इसमें बेसिकली तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। बेसिकली कब यूज करते हैं इस वेज एंड डैश फॉर्मूला को? तो इट रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल in two dimension. That is the basically wedge and dash formula. तो थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसमें? टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन क्या है? जैसे कि ये बोर्ड है या आपकी जो कॉपी है दैट इज प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पे एक कार्बन है, कार्बन के साथ में मैंने एक Cl अटैच कर दिया, इधर की साइड में एक Br अटैच कर दिया। ना हाउ टू रिप्रेजेंट? So it is basically a three-dimensional molecule, and we are trying to representing, for example, hydrogen, and here we have iodine. Clear? तो थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर दिया टू डायमेंशन में, लेकिन यहां पे जो बॉन्ड है उन सब का मतलब है। जैसे कि इस वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं वेज, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड वेज, ठीक है? और इसको बोलते हैं हम लोग डैश, जो कि आप लोग देख रहे हैं डैश जैसे कुछ ऐसा लगा हुआ है, डैश, ठीक है? तो वेज एंड डैश फॉर्मूला। अब इनका मतलब क्या होता है? वेज का बेसिकली मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, जो कि आप लोग कॉपी के ऊपर ही लिख रहे होंगे, ठीक है? तो ये कॉपी में से बाहर की साइड में निकला होता है, यानी कि आपकी साइड में निकला होगा। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देते हैं? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। किसकी साइड में होगा? ऑब्जर्वर की साइड में होता है। और डैश का क्या मतलब होता है? क्योंकि जैसे आप लोग कॉपी पे लिख रहे हो तो उसके नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास में ये पेज है, ठीक है? तो पेज दे रखा है तो इससे नीचे की डायरेक्शन में निकला होगा, दैट इज द डैश। सो वी कैन से इट इज बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो प्लेन ऑफ पेपर। अब सपोज करो कि आपके प्लेन ऑफ पेपर से नीचे चला गया, यानी कि आपसे तो दूर चला गया ना ये, तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है? लेकिन ये बेचारे दो बॉन्ड कहां होंगे? तो जिस प्लेन में यानी कि टू डायमेंशन में आपकी कॉपी का पेपर है तो उसी में ये रहेंगे, यानी कि इन प्लेन ऑफ पेपर ये उसी में एग्जिस्ट करते हैं। तो सोचो कि ये कैसे दिखेंगे बेसिकली। तो अगर हम लोग बोले कि भाई हमारे पास में ये कुछ पेन जैसे मैंने लिए हुए रिप्रेजेंट करने के लिए, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। सो एक्चुअली द मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से, जिसमें ये दोनों Cl और Br हैं, ये वाला बाहर निकला हुआ है
दैट इज हाइड्रोजन इन दिस केस, और ये वाला आयोडीन है जो अंदर की साइड में है. दिस इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एंड दीज टू बॉन्ड्स आर इन द प्लेन ऑफ पेपर. क्लियर? नाउ अब सपोज वेज एंड डैश बेसिकली क्लियर हुआ होगा कि वेज एंड डैश फॉर्मूला क्या है. अब इसके अंदर हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर कि अगर मैं आपको कभी बोल दूं कि भाई ठीक है एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, तो कैसे आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो इसके नेमिंग के थ्रू. ठीक है, तो आरएस नॉमेनक्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय 3 साइंटिस्ट. तो ये जानना बहुत जरूरी है, एक बेसिक सा पॉइंट. ठीक है, सो इट वाज प्रपोज्ड बाय 3 साइंटिस्टों ने प्रपोज किया था. केहन, सेकंड वाज इनगोल्ड, एंड थर्ड वाज प्रीलॉग. ठीक है, अरे सर साइंटिस्टों के नाम आजकल कौन याद रखता है, आपको ध्यान रखने हैं, तो इनको मैं एक ऑर्डर में लिख रहा हूं, दैट इज CIP. ध्यान रखना इस बात को, अभी हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द आरएस नॉमेनक्लेचर इज दैट इट इज एक्सेप्टेड, it is accepted in IUPAC. IUPAC में ये accepted है. क्लियर? लेकिन अब आरएस नॉमेनक्लेचर के कुछ एक स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. क्या ध्यान में रखना है? तो सबसे पहला पॉइंट, कुछ एक रूल्स होंगे. तो स्टेप्स फॉर एग्जांपल, फर्स्ट असाइन कायरल सेंटर. कायरल सेंटर, सबसे पहले आप लोगों को फाइंड आउट करना है कायरल सेंटर. कायरल सेंटर को हम लोग कभी कभी स्टीरियो सेंटर के नाम से भी बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर भी बोल देते हैं. अब व्हाट डू यू मीन बाय कायरल सेंटर? तो कायरल सेंटर बेसिकली क्या होता है, कार्बन एटम अटैच्ड विद किसके साथ में, 4 डिफरेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 डिफरेंट, 4 डिफरेंट होने चाहिए. लेकिन क्या हो सकता है, एटम्स हो चारों के चारों, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं. तो अगर एक कार्बन के साथ में 4 डिफरेंट कीवर्ड, क्लियर, अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैं, तो हम लोग उस कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर. इस वाले कंपाउंड में आप लोग बता सकते हो, देखो जरा ध्यान से, कि कहीं कायरल कार्बन तो नहीं है, स्टीरियो सेंटर तो नहीं है. तो हम लोग देखेंगे, देखो जैसे कार्बन है, इसके साथ में एक Cl, एक Br, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन है. कैन वी से इट इज द कायरल और स्टीरियो सेंटर? कह सकते हैं इसको हम लोग. ठीक, यानी कि ये वाला जो कार्बन है वो स्टीरियो सेंटर होगा. नेक्स्ट, अब दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, स्टेप 2, आपको प्रायोरिटी देनी होगी. किसको? जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए. तो सेकंड वन इज प्रायोरिटी रूल. प्रायोरिटी रूल हमारे पास में क्या क्या हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है. तो प्रायोरिटी रूल को बेसिकली कभी कभी हम लोग CIP रूल भी बोल देते हैं, और ये वाला जो नाम है वो ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज CIP रूल. इसलिए बोला था CIP, केहन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग 3 साइंटिस्ट थे. ठीक है, तो इनके बेसिस पे CIP रूल दिया गया. अब CIP रूल है क्या? ठीक है, तो देखो जरा, CIP रूल में सबसे पहला पॉइंट बोला गया कि जो भी एटम्स हैं उनको नंबर दो, या जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनको नंबर दो. तो कैसे? तो गिव नंबर, सबसे पहला पॉइंट है कि नंबर दो. लेकिन किसको दो? तो जो कार्बन के साथ में, यानी कि जो कायरल एटम के साथ में डायरेक्टली एटम्स जुड़े हुए हैं, द वर्ड इज डायरेक्टली. गिव नंबर टू एटम्स डायरेक्टली attached
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायरेक्टली अटैच्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड, डायरेक्टली अटैच्ड विद कायरल सेंटर, कायरल सेंटर के साथ में जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन कैसे नंबर देना है? इन डिक्रीजिंग, कैसे नंबर देना है? डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देना है। इन डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि किस बेसिस पे अरेंज किया हुआ है हम लोगों ने, दैट इज डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने अरेंज कर दिया। दूसरा पॉइंट, अब फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस हो जाती है कि जो इस सेंटर, कायरल सेंटर से जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो डायरेक्टली वो सेम हो, ठीक है। सो इफ टू एटम्स अटैच्ड with chiral center are same, अगर वो कैसे हैं? सेम हैं, then look for next, then look for next atom। तो आपको क्या देखना है? नेक्स्ट एटम को देखना है बेसिकली, ठीक है। नाउ सपोज थर्ड पॉइंट इज if we have two isotopes, of same element, क्लियर, एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप्स दे रखे हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग कैसे असाइन करेंगे? देन आइसोटोप with higher mass number will get priority। तो जिसका मास नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी दूसरे वाले से ज्यादा, ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कुछ यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, पहला भी वाला एग्जांपल है, तो सोचो इसमें कैसे प्रायोरिटी देंगे। तो जो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े उन तीनों को पहले अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, इन सभी में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है आयोडीन का, तो सबसे नंबर 1 दे दिया, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है नंबर 1 फॉर आयोडीन। दूसरा जो नंबर है फॉर एग्जांपल वो किसके लिए जाएगा? वो जाएगा ब्रोमीन के लिए, दैट इज नंबर 2। थर्ड नंबर पे कौन है हमारे पास में? दैट इज क्लोरीन, क्लियर। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास में कौन? हाइड्रोजन, दैट इज फोर्थ नंबर। सो फर्स्ट नंबर फॉर द आयोडीन, सेकंड नंबर फॉर द ब्रोमीन, थर्ड नंबर फॉर द क्लोरीन एंड फोर्थ नंबर फॉर द हाइड्रोजन। यहां पे तो कोई दिक्कत होने वाली थी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये, जैसे मैंने यहां पे क्लोरीन रहने दिया, इधर मैंने फॉर एग्जांपल ब्रोमीन रहने दिया, और इधर की डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूज कर लिया हाइड्रोजन, और इधर की साइड में हम लोगों ने यूज कर लिया इसका एक आइसोटोप, यानी कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ड्यूटेरियम। तो देखो इन सभी के अंदर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है ब्रोमीन का, तो नंबर 1। सेकंड नंबर पे दैट इज क्लोरीन, नंबर 2, एंड नेक्स्ट नंबर विल गो फॉर द, देखो ये दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं, इट इज प्रोटियम, इट इज ड्यूटेरियम, ठीक है। तो इसका मास नंबर ज्यादा होता है, मास नंबर ज्यादा है, आइसोटोप है, तो इसको असाइन करेंगे हम लोग प्रायोरिटी नंबर 3 और इसको असाइन करेंगे प्रायोरिटी नंबर 4, क्लियर। तो दो जो मैंने रूल्स बताए थे उसके बेसिस पे हो गया। थर्ड पॉइंट नेक्स्ट हो सकता है फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से हो, जैसे क्लोरीन इधर दे रखा है, मान के चलो ब्रोमीन इधर दे रखा है आप लोगों के पास में, इसके साथ में दैट इज CH3,
तो आप सोचो मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं इसको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एक रीजन की वजह से, और इसके साथ में यहां पे लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड इट इज CH3. क्लियर? नाउ असाइन द प्रायोरिटी. First of all, look for the atom directly attached. So here we have carbon atom directly attached, here we have carbon atom directly attached, here we have bromine and here we have chlorine. So out of these four, bromine will get the priority क्योंकि atomic number इसका ज्यादा है. Second, here we have chlorine, that is atomic number 2. लेकिन अब पॉइंट की बात है कि यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट एटम देखना है. अगर उस पे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो फिर से नेक्स्ट देखना है. तो देखो इसके साथ में नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, नहीं डिफरेंशिएट हुआ यहां पे भी. इसके साथ में फिर से नेक्स्ट एटम कौन सा, हाइड्रोजन है, तो यहां पे भी हाइड्रोजन है, फिर से डिफरेंशिएट नहीं हुआ. लेकिन यहां पे थर्ड नंबर पे इसके साथ में कार्बन है लेकिन इसके साथ में हाइड्रोजन है. प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, कार्बन आ गया. सो इट विल गेट नंबर थर्ड एंड इट विल गेट नंबर 4. दैट मींस दिस कार्बन विल गेट नंबर 4. सिंपल. सो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स थे, लेकिन एक पॉइंट और भी है इसमें. एक पॉइंट फॉर एग्जांपल 4th नंबर पे हो सकता है कि कुछ डबल बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह से 4th नंबर का रूल है, तो इसको हम लोग कैसे विजुलाइज करेंगे, यानी कि ये हमें कुछ इस तरह से देखना पड़ेगा. क्या? तो यहां पे अगर C डबल बॉन्ड A है, इसका मतलब C एक तरह से ऐसे सोचो, C 2A से जुड़ा हुआ है और A भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज A और दैट इज C. तो देखो A 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और C भी 2A से जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट हुआ. अगर ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दे रखा है, तो इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, यानी कि आप खुद से सोचोगे कैसे कि एक कार्बन 3A से जुड़ा हुआ है, A और A भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल C एंड C. तो इस तरह से आप लोग इसको विजुलाइज करोगे. ठीक है, आप लोगों को ये सब समझ में आए, नोट करो जल्दी से ताकि मैं थोड़ा सा इसको रब कर सकूं. ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने मॉलिक्यूल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है. और ऑब्जर्व कैसे करना है, आप लोग जो 4th नंबर की प्रायोरिटी पे हैं उनको छुपा लो. 4th नंबर की प्रायोरिटी पे, जैसे कि मैंने यहां पे 3 एग्जांपल ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप लोगों ने जस्ट किए थे, तो 4th नंबर की प्रायोरिटी पे जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उसको छुपा लो. ठीक है, तो मैंने जैसे कि ये छुपा लिया. अब उसके बाद में आप लोग 1 2 3 असाइन करो, यानी कि रोटेट करो. कैसे? जैसे कि 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, तो 1 से 2 और 2 से 3 सोचना है आपको, और 4th नंबर को छुपा लो. तो आप लोगों को 2 डायरेक्शन मिलेंगी, यानी कि गिव डायरेक्शन टू द 1 2 3 एंड जस्ट हाइड द नंबर 4. ठीक है, तो अब आप लोग सोचो, यहां पे आप लोगों ने 4th नंबर को छुपा लिया, तो क्या किया, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, तो ये क्लॉकवाइज बना. दूसरा पॉइंट 4th नंबर पे ये है, 4th नंबर को बिल्कुल छुपा लो, तो 1 पे गए, 2 पे गए और फिर कहां पे आ गए, 3 पे आ गए. ऐसे यहां पे भी हमें करना है 1 2 और 3, तो 1 2 और 3. तो ये आप लोगों ने कुछ रोटेशन दे दी, बस यहीं से शुरुआत है. फॉर एग्जांपल ये तो रूल्स हो गए, लेकिन अब RS का मीनिंग आएगा. तो यहां पे आप लोगों ने जो भी रोटेशन की, रोटेशन वो 2 डायरेक्शन में की आप लोगों ने. फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज, फर्स्ट वन इज
clockwise and second one is anti-clockwise. Anti-clockwise. Clockwise for example right hand side and anti-clockwise for example left hand side. ऐसे रोटेट कर सकते हैं ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड. तो क्लॉकवाइज के लिए लैटिन वर्ड एक यूज किया जाता है, लैटिन वर्ड यूज किया जाता है और लैटिन वर्ड होता है बेसिकली दैट इज रेक्टस. दैट इज रेक्टस. और रेक्टस का मतलब होता है बेसिकली क्या, राइट. रेक्टस का मतलब क्या होता है, राइट. और इसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं आर से. क्लियर. और एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी एक लैटिन वर्ड होता है दैट इज फॉर एग्जांपल सिनिस्टर. क्या वर्ड होता है, सिनिस्टर. और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट. क्लियर, लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एस से. अब आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है, यानी कि यू कैन से रूल. और रूल क्या है बेसिकली, अगर आपके पास में जो फोर्थ नंबर यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी, अगर सपोज करो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम कौन सा, ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे कम है. ठीक है. तो दो तरीके से हो सकता है. क्या हो सकता है, या तो वो आपसे अवे हो सकता है, या तो वो आपसे अवे हो सकता है, या फिर वो आप क्या हो सकता है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो सकता है. टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो सकता है. तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, अगर अवे है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, पूरा पॉइंट. ठीक है, अवे फ्रॉम द अगर ऑब्जर्वर है तो यहां पे नो चेंज, यानी कि आपको कोई भी चेंज नहीं करना है इन कॉन्फ़िगरेशन में. जैसा दिख रहा है वैसा ही रहने देना है. लेकिन अगर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो आप लोगों को क्या करना है, रिवर्स द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. आप लोगों को क्या कर देना है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर देना है. जैसे यहां पे देखो जरा कि फोर्थ पॉइंट पे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्लॉकवाइज. ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्लॉकवाइज. लेकिन फोर्थ नंबर पे जिसकी प्रायोरिटी है वो किसकी साइड में, आपकी साइड में. तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यहां पे इसके केस में क्या है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आर, राइट हैंड साइड. क्लियर, आर है. लेकिन ये ओरिजिनल है. लेकिन आप लोगों का आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो आपकी साइड में तो इसका रिवर्स कर दो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपका आंसर होगा एस. यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक्चुअली दैट इज एस कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल. नाउ here we have fourth number priority on the below the plane of paper. fourth number यानी कि away from the observer, and away from the observer that is no change in original configuration. So here we have original configuration. original configuration वो कौन सा होगा, ये फिर से R होगा, that is clockwise. लेकिन आपका आंसर भी क्या होगा, दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन. क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन. क्यों, क्योंकि जो फोर्थ नंबर लोएस्ट प्रायोरिटी है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है. इस केस में सोचो जरा, तो फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी पे जो भी है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है. कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही होगा. तो ये क्या है, अवे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है. और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है क्या, क्लॉकवाइज. तो आप लोगों का आंसर, अब डायरेक्टली सोचो कि आंसर क्या होना चाहिए. ये क्लॉकवाइज है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो उसका अपोजिट कर दो, दैट इज एस कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज एस कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल. अभी एक एग्जांपल लिया हुआ है,
जैसे अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ये देखो कि आप लोगों को कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो जरा, इस कार्बन एटम के साथ में एक ग्रुप ऑफ एटम ये है, एक ग्रुप ऑफ एटम ये है, और एक ग्रुप ऑफ एटम ये है, और ये एक सिंगल बॉन्ड से पूरा जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा हमें किस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, एक ग्रुप की तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, अब हमें प्रायोरिटी देनी है, और सेम चीज यहां पे होगी, तो ये भी हमें पूरे एक ग्रुप की तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। अब प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो प्रायोरिटी टू द एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड। सो हियर वी हैव ऑक्सीजन, हियर वी हैव कार्बन, हियर ऑल्सो वी हैव कार्बन, एंड हियर वी हैव हाइड्रोजन। क्लियर? सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर दिस O। अब दूसरा जो पॉइंट आएगा, फॉर एग्जांपल देखो यहां पे भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है, लेकिन अब एक चीज सोचना, C डबल बॉन्ड C है, तो इस वाले कार्बन के साथ में आप क्या एज्यूम करोगे कि दो कार्बन जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो बात को? ये कार्बन है, इसके साथ में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के साथ में दो C जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ऐसे एज्यूम करो कि ये दो कार्बन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, और ये सेंटर इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो देखो जरा, तो पहले नंबर पे कार्बन है, तो यहां पे भी पहले नंबर पे एक कार्बन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे यहां पे हाइड्रोजन, या ऐसे मान लो कि यहां पे एक हाइड्रोजन है, तो यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, ये कैंसिल आउट हो गया। लेकिन दूसरे नंबर पे यहां पे क्या है, वो हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे दूसरे नंबर पे क्या है, कार्बन है। तो इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग एक बार चेक करो, तो इसको नंबर 2 मिलना चाहिए, और इसको नंबर 3 मिलना चाहिए, और इसको नंबर 4 मिलना चाहिए। तो सोचो कि अब आप लोग क्या करना है, आपको रोटेट कराना है, इसको छुपा लो, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ यहां पे, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ R। अब चेक करो कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप ऑफ एटम या एटम है वो कहां पे है, टुवर्ड्स या अवे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आप लोगों का आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर दिस मॉलिक्यूल। नाउ फॉर दिस वन, देखो जरा, फिर सेम प्रायोरिटी ऑर्डर तो सेम रहेगा, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, और क्या होगा, रोटेशन भी उसी तरह से होगा। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये क्या रहा, ये रहा आपका R कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आंसर क्या होगा, अब देखो फोर्थ नंबर पे जो हाइड्रोजन है वो टुवर्ड्स नहीं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, यानी कि हमारी साइड में बाहर निकला हुआ है। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स करना पड़ेगा हमें, यानी कि अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा यहां पे, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया हो और थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, RS नोमेनक्लेचर।